हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं सेट नंबर 5 का, जिसमें इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर। इसके 20 के 20 सवाल हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। ऑप्शन वाइज हर एक चीज़ को बारीक से आपको समझाया जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। और ध्यान रहे आपको कि आपका बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में आपका इंग्लिश से सवाल अच्छे खासा पूछा जाएगा। कम से कम 20 नहीं तो 25 सवाल आपको पूछा जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में। फिर चाहे आप प्यून की तैयारी कर रहे हैं या क्लर्क या कोर्ट रीडर की तैयारी कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपका स्टेनोग्राफर का प्रीलिम्स यानी कि पीटी का प्रारंभिक परीक्षा न हो, लेकिन आपका प्यून, क्लर्क और कोर्ट रीडर का प्रारंभिक परीक्षा होगा होगा होगा, ये तय होगा। और दूसरी बात ये बता दें कि ये एग्ज़ाम आपका मार्च में हो सकता है, अन्यथा अप्रैल में होगा ही। वैसे जब भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन आता है, तो इसका जानकारी आपको मिल जाएगा इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से भी। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको PDF और स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला सवाल दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक ना। जूम कर लेते हैं ताकि आपको सवाल क्लियर देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों का सवाल एकदम स्पष्ट दिख सके। चलिए देखिए, सवाल पहला दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ 21 से 23 के लिए एडियंस एंड फ्रेज का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें आपका पहला सवाल बोला है, 21 नंबर सवाल है कि द मेंशन ऑफ हर फॉर्मर हस्बैंड्स नेम, यानी कि फॉर्मर हस्बैंड्स नेम यानी कि पूर्ववर्ती जो उसका हस्बैंड है उसका नाम को मेंशन कर रहा है। स्टिल मेक्स रीता फोम एट द माउथ। फोम एट द माउथ एक इडियम्स फ्रेज है। इसका फोम एट द माउथ का अर्थ ही होता है कि आ गया है टू बी वेरी एंग्री होता है, ठीक ना। टू बी वेरी एंग्री होता है। तो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में एंग्री दिया हुआ है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। सवाल है वी मस्ट हस्बैंड आवर रिसोर्सेस अगेंस्ट हार्ड टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है ना। वी मस्ट यानी हमें अगेंस्ट हार्ड टाइम यानी कि बुरी समय के विरुद्ध हुई बुरी समय के अगेंस्ट हमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कि बोल रहा है कि हस्बैंड आवर रिसोर्सेस बोल रहा है, ठीक ना। हस्बैंड आवर रिसोर्सेस। देखिए, तो हस्बैंड आवर रिसोर्सेज का आपका अर्थ ही होता है, जिसे आप सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि यूज समथिंग केयरफुली, यानी कि केयरफुली आपको सावधानी से आपको कोई चीज़ यूज करना है ताकि वो वेस्ट ना हो। ताकि वो क्या हो, वेस्ट ना हो। डोंट वेस्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक ना। ताकि वो वेस्ट ना हो, वेस्ट ना हो। कोई भी चीज़ का हम इस्तेमाल इस सावधानी से हमें करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि टू यूज समथिंग केयरफुली एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट। अर्थात यहाँ पर दिख रहा है वेस्ट न करने की बात, यानी सेव करने की बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा इसे हम इरेज कर लेते हैं। 23 नंबर सवाल देखेंगे। ये भी इडियम्स फ्रेज का ही सवाल है, क्योंकि डायरेक्शन आपको 21 से 23 की बात कहा है। चलिए इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर 23 नंबर सवाल आपको दिख जाएगा। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको 23 नंबर ये सवाल है। चलिए इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसे बड़ा कर लिए। अब देखिए 23 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है। 23 नंबर सवाल में पूछा है, दिया हुआ है कि द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टेट। देखिए, स्टेट में परिवर्तन लाने की बात किया कौन, जो नए नए चुनकर जो मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए, जो जीते हैं, उन्होंने क्या किया, प्रोमिस्ड किया हुआ है स्टेट में परिवर्तन लाने के लिए। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, सवाल पूछा कि दिया क्या है, इडियम्स फ्रेज ब्रिंग अबाउट दिया हुआ है, ठीक ना। ब्रिंग अबाउट आपको दिया। ब्रिंग अबाउट का मतलब ही आपका होता है, इसे आप इस तरह यूज कर सकते हैं कि टू मेक समथिंग हैपन। देखिए, ब्रिंग अबाउट यहाँ पर इरेज करके हम बता देते हैं आपको। ब्रिंग अबाउट का मतलब ही होता है टू मेक समथिंग हैपन, ठीक ना। टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, ठीक ना। टू मेक समथिंग हैपन यानी कि यहाँ पर कुछ कारण की बात आपसे कहा जा रहा है, ठीक ना। कुछ कारण की बात कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर टू मेक समथिंग हैपन ये बताया जा रहा है, मतलब ये समझिए कि कुछ होने की, कुछ घटना की
तरफ इशारा कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन स्टेट, स्टेट में चेंज करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ मेक समथिंग हैपन, यानी कुछ नया बनाने के लिए, घटना घटित करने के लिए वो जो वादा किया है कि कुछ नया करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है कॉज, कॉज टू हैपन, इसलिए यहाँ पर देखिए टू मेक समथिंग हैपन मैंने बोला, हैपन बोला, यहाँ पर आपको कॉज टू हैपन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पर दिए हुआ, डायरेक्शन दिया 24 से 26 के लिए, और पूछा है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको, ठीक ना। एक्सप्रेसेस मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है, ठीक ना। और आपका सवाल यहाँ पर दिया हुआ लीथल दिया है, ठीक ना। लीथल आपका दिया हुआ, और लीथल का मतलब ही होता है दोस्तों, लीथल का मतलब आपको भी पता है, लीथल मतलब ही होता है घातक होता है। क्या होता है? लीथल का मतलब ही होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं घातक। लीथल का मतलब क्या होता है? घातक होता है, ठीक है ना। और इसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसका कई सिनोनिम्स, जैसे कि आपका हो जाएगा डेडली हो जाएगा, डेथफुल भी हो जाएगा, इसका लीथल का आपका हो जाएगा डेडली भी होता है, ठीक ना। डेडली हो जाएगा, और क्या होता है? डेडफुल भी होता है, डेडली, डेडली हो जाएगा, और डेथफुल भी हो जाएगा, DEATHFUL, डेथफुल भी हो जाएगा आपका, डेडली भी हो जाएगा, फैटल भी होता है आपका, फैटल मतलब भी घातक ही होता है, फैटल भी हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फैटल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल में दिया हुआ आपका थ्रेट, थ्रेट का मीनिंग देखिए। चलिए इसे थोड़ा हम इरेज कर लेते ताकि आपको हम अच्छा से समझा सके। थ्रेट दिया हुआ है, और थ्रेट का मीनिंग ही होता है आपका खतरा। आप जानते होंगे थ्रेट का मीनिंग ही होता है खतरा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम हिंदी लिखते हैं, थ्रेट का मीनिंग होता है हिंदी में खतरा, खतरा। इसका सिनोनिम से बताना, यानी रिस्क हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है, रिस्क हो जाएगा। इसमें क्या बताए? थ्रेट का मीनिंग होता है खतरा, तो रिस्क हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा मीनांस भी होता है, ठीक ना। जैसे MENACE, मीनांस होता है, और इसका पेरिल भी होता है, PERIL, पेरिल भी होता है इसका, ठीक ना। और रिस्क तो आपका होता ही है, रिस्क भी होता है इसका, रिस्क भी होता है। थ्रेट का सिनोनिम्स होता है मीनांस, पेरिल, रिस्क, ये सब होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको रिस्क दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। थ्रेट का हिंदी में अर्थ होता है खतरा। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं ताकि 26 नंबर सवाल भी आपको हम कुछ बता सकें। देखिए 26 नंबर सवाल में दिया हुआ विजिबल, ठीक है ना। विजिबल के मतलब आपको एकदम अच्छा से पता, जो दिखाई देता हो, विजिबल हो यानी कि दृष्टि गोचर हो, जो दिखाई देता हो, जो दिखता हो, दिखाई पड़ता हो, वही होता है विजिबल। इसका हम क्या लिखे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है हिडन, हिडन मतलब नहीं होगा, हिडन मतलब तो आप जानते हैं कि छिपा हुआ होता है। और सेक्रेट मतलब आप भी जानते हैं कि रहस्य बात, रहस्य चीज होता है, सेक्रेट ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। वैग्यू दिया, देखो वैग्यू मतलब होता है क्या? अस्पष्ट, क्या होता है? अस्पष्ट होता है, तो अस्पष्ट भी, वैग्यू भी तो आपका नहीं होगा आंसर, आपका एक ही बच गया। अगर तीन नहीं होगा, सेक्रेट नहीं होगा, उसका मतलब गुप्त या रहस्य होता है, हिडन मतलब छिपा हुआ होता है, वैग्यू मतलब अस्पष्ट होता है, यानी ABC नहीं होगा, तो डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपारेंट। अब देखिए विजिबल या अपेरेंट दोनों एक ही बात होता है, विजिबल या अपेरेंट, अपेरेंट मतलब क्या? पारदर्शी होता है, जो दिखे आपको, जो दिख सके। या ओबवियस भी होता है, विजिबल का आपका ओबवियस भी होता है, ओबवियस भी याद रखिएगा। विजिबल का अपेरेंट भी होता है, ओबवियस भी होता है विजिबल का मतलब। आपका कंस्पिशियस भी होता है, ठीक ना, कंस्पिशियस भी आप कह सकते हैं, कंस्पिशियस, PICUOUS, कंस्पिशियस भी होता है, ठीक ना। विजिबल यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जो विजिबल है यानी अपेरेंट है, यानी ओबवियस है, यानी कंस्पिशियस है, ये सभी एक ही चीज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपेरेंट। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, डायरेक्शन दिया 27 से 29 सवाल के लिए, अपोजिट मीनिंग यानी उल्टा शब्द आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर सवाल जो 27 नंबर दिया है, फ्रूगालिटी। देखिए फ्रूगालिटी का मतलब ही होता है अल्पता या मितव्ययिता होता है। क्या होता है? अल्पता या मितव्ययिता, मतलब कम खर्चीला, कम खर्च करना। फ्रूगालिटी का मतलब यानी मीगरनेस हो जाता है। फ्रूगालिटी मतलब क्या हो जाएगा? मीगरनेस हो जाएगा, MEAGRENESS, मीगरनेस आप जानते होंगे। मीगरनेस का मतलब होता है मितव्ययिता या अल्पता यानी कम खर्चीला। और इसका एंटोनिम से बताना मतलब ज्यादा खर्चीला बताना है, अपव्यय बताना है। तो देखिए प्रो आपको ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ, चलिए इसे हम इरेज करके बता देते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोडिगालिटी। प्रोडिगालिटी का मतलब ही होता है अपव्यय,
व्यय होता है। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च करना, यानी एक्स्ट्रा भागेंस हो जाएगा, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा भागेंस भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा भागेंस, GANCE। एक्स्ट्रा भागेंस का मतलब ही होता है अधिक खर्चीला, अपव्यय। फ्रूगालिटी का मतलब मैंने बोला अल्पता, कम खर्चीला, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोडिगालिटी, यानी कि अपव्यय, अधिक खर्चीला या एक्स्ट्रा भागेंट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं ताकि अगला सवाल आपको हम अच्छे से समझा सकें और इसका कुछ वर्ड भी बता सकें। देखिए 28 नंबर सवाल दिया है मिजरेबल। मिजरेबल आपका 28 नंबर दिया हुआ है। अब मिजरेबल का मीनिंग ही आपका होता है, देखिए दुखद या दयनीय होता है। दयनीय आप कह सकते हैं या दुखद कह सकते हैं, दयनीय, दयनीय या दुखद होता है, इसका हिंदी होता है मिजरेबल का। इसका एंटोनिम्स बताना है। देखिए जब मिजरेबल का अर्थ ही होता है दयनीय या दुखद, एंटोनिम्स बताना है तो मतलब खुशी हो जाएगा एंटोनिम्स, यानी कि हैप्पी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर दिया ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब समझिए, ह्यूमन का मतलब हो जाएगा आपका मतलब कि एक ऐसा दया भाव हो जाएगा, जैसे कि पीपल, और आपका हो जाएगा एनिमल, यानी कि लोगों और जानवरों के प्रति दया भाव दिखाना, या दया भाव का होना, काइंडनेस का होना, ठीक ना। दया भाव यहाँ पर आप कह सकते हैं काइंडनेस, काइंडनेस आप यहाँ पर कह सकते हैं, इजीली आसानी से काइंडनेस कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए इसका उल्टा बताना है। देखिए ह्यूमन का मतलब होता है दया भाव, दया बताना, काइंडनेस की बात यहाँ पर हो रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दया भाव का उल्टा हो जाएगा कि दया भाव ना देखा मतलब निर्दयी की बात हो जाएगी, यानी कि अनकाइंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है अनकाइंड। काइंड मतलब दयालु होता है ना, अनकाइंड मतलब जो निर्दयी हो जाएगा। ह्यूमन को उल्टा अपोजिट ही बताना है, यानी कि अनकाइंड। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। डायरेक्शन दिया है 30 से 32 सवाल के लिए। आपको बताना है सब्स्टिट्यूटेड वर्ड बताना है, यानी कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला सवाल है 30 नंबर सवाल, पहला सवाल है कि वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेज, मतलब जो एक से अधिक लैंग्वेज जानता हो, मेनी लैंग्वेज जानता हो, दो से अधिक जानता हो, उसे क्या कहना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप भी आंसर लगा सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। जो मल्टी लैंग्वेज बोलता हो वो मल्टीलिंगुअल हो जाएगा, और जो एक लैंग्वेज बोलता है वो मोनोलिंगुअल हो जाएगा। मोनो माने वन होता है, अब बाय माने टू, यानी बायलिंगुअल, यानी ये दो भाषा बोलने वाला जानने वाला बायलिंगुअल हो जाएगा। एक भाषा बोलने जानने वाला मोनोलिंगुअल, और मल्टी लैंग्वेज जानने वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा है, 31 नंबर सवाल दिया है, वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में अगर बस जाता हो, उसे ही कहा जाता है, उसे क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा है, उसे क्या कहा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उसे फॉरेनर थोड़ी कहेंगे, सिटीजन भी नहीं करेंगे, ये इमिग्रेंट नहीं होगा, ठीक ना। ये होता है इमिग्रेंट, ये वाला होता है। इमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के देश को छोड़कर किसी अन्य देश में बस गया हो, उसे इमिग्रेंट कहा जाता है। कौन इमिग्रेंट, ई वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला, यही इमिग्रेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल अनदर, जो अपना देश को छोड़कर किसी अन्य देश में रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका इमिग्रेंट्स जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। सवाल आपको दिख रहा है 32 नंबर सवाल में पूछा गया है कि साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हेवेनली बॉडी के बात बोल रहा है, एंड स्पेस। देखिए स्पेस से आप पकड़ सकते हैं कि आकाशीय पिंड के बात कर रहा है यहाँ पर, आकाशीय पिंड का। देखिए साइंस विच डील्स विथ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या स्पेस, यानी आकाशीय पिंड या हेवेनली बॉडी बोले या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोले, बात एक ही होता है। तो जो आकाशीय पिंड या स्पेस के बारे में जो साइंस डील करता है उसे हम क्या कहेंगे। तो सिंपल सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी बी नहीं होगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी का मतलब आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही आपका होता है ज्योतिष शास्त्र होता है। क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र होता है। तो ज्योतिष शास्त्र आप समझते हैं कि यहाँ बात नहीं हो रहा है, वो हाथ का रेखा देख के भाग्य बताना, तारों ग्रह नक्षत्र देख के भाग्य बताना, ये ग्रह वो ग्रह देख कर, शुक्र ग्रह शनि ग्रह, ये ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं होगा। एस्ट्रोनॉमी
खगोलीय पिंड, हेमेनली बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, स्पेस की बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एस्ट्रोनॉमी होता है। जियोग्राफी तो आप लोग जानते हैं, भूगोल होता है। जियोलॉजी भूविज्ञान होता है, यानी कि जियोग्राफी ये नहीं होगा, ए सी भी नहीं होगा, जियोलॉजी भूविज्ञान होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल का डायरेक्शन दिया है 33 से 35 सवाल के लिए, और हमसे पूछा क्या है, मिसपेल्ट वर्ड, यानी कि इसमें 3 सही होगा और 1 गलत होगा, और वही गलत आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक ना। ये आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर, क्या देखिए पहला ऑप्शन दिया है, क्या लिखा है, समटियस लिखा हुआ, ये ही गलत है, ठीक ना। ये वर्ड ही नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए समरी आपका सही लिखा हुआ नहीं होगा, आपका सफरिंग आपका सही लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा, सन्ड्री भी सही लिखा हुआ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है गलत लिखा है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लिख देते हैं सही, इसका लिख देते हैं, ये हो जाएगा इसके जगह। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं अच्छा से, ताकि हम लिख सके। देखिए ऑप्शन नंबर ए का जगह पर कुछ होगा, यहाँ इस तरह होगा, SUMPTOU, क्या होता है, SUMPTUOUS होता है, ठीक ना। समटियस होता है, ठीक ना। यहाँ पर समटियस गलती है, यहाँ पर समटियस जो है गलती है, हो जाता है SUMPTUOUS, ये होता है समटियस, ठीक ना। समटियस आपका यही सही होगा। बाकी ये आपका बी जो समरी है एकदम सही लिखा हुआ है, सन्ड्री सही लिखा हुआ है, और सफरिंग भी सही लिखा हुआ है, यानी कि एक गलती है, एक गलती, इसलिए ए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही चुनना है। चलिए बिना देरी के अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल 34 नंबर सवाल आपको दिख रहा है, और 34 नंबर सवाल में दिया हुआ है इनोसेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनोसेंस आपका सही लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। इसेंस भी सही लिखा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। और देखिए कन्वीनियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्वीनियंस जो आपका चौथे नंबर सवाल में जो सी दिया हुआ है कन्वीनियंस, ये भी आपका सही लिखा हुआ नहीं होगा। ये वाला कन्वीनियंस जो दिया हुआ है ना, ये आपका गलत दिया हुआ है, और जो गलत दिया यही बताने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कन्वीनियंस में जो है ना गलती क्या है बताया था, यहाँ पर ए नहीं देना चाहिए था। देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं कन्वीनियंस, हम लिख देते हैं, हो जाएगा आपको CONVENI, के बाद हो जाएगा ENCE हो जाएगा। ENCE के जगह पर सवाल में ANCE दे दिया है, ANCE दे दिया, यानी ये गलत दिया हुआ है, गलत ही बताने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखते हैं। पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं, ताकि आपको हम स्पेलिंग लिखकर बता सके। देखिए 35 नंबर सवाल में आपका दिया हुआ है एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ही आपका पहला गलत, क्यों बताते, एग्रेशन सही दिया इसलिए नहीं होगा, अग्रावेट भी सही दिया इसलिए नहीं होगा, एजिटेट भी सही दिया इसलिए नहीं होगा, एग्रीमेंट गलत है, इसलिए यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीमेंट, चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट होता है AG होता है, AG, यहाँ पर डबल जी दे दे इसलिए गलत है, AGREEMENT, एग्रीमेंट ये होता है। एगो जी होता है, सिंगल जी होता है, यहाँ पर डबल जी दे दिया है, इसीलिए ये आपका रॉन्ग हो गया है, ठीक ना। 35 नंबर सवाल आपका इसलिए रॉन्ग हो गया है। तो चलिए बिना देरी की आज का अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल दिया डायरेक्शन 36 से 40 के लिए, 36 से 40 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल दिया हुआ है। चलिए बिना देरी की हम लोग समझते हैं, इसे थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ताकि सवाल आपको क्लियर दिख सके, ताकि हम आपको समझा सके अच्छा से। चलिए यहाँ पर इसे नीचे कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल, 36 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है। 36 नंबर सवाल में बोला है कि द किंग ऑफन वेंट ऑन अ हंटिंग डैश इन द नियर बाई फॉरेस्ट, यानी नज़दीकी जो जंगल है, वो किंग क्या कर रहा है, पराया अक्सर वो किंग क्या हंटिंग के लिए जाता है, ठीक ना। क्या करने जाता है, हंटिंग के लिए। अपने नज़दीकी जंगल जो है, पास के जो नज़दीक में जंगल है, वहाँ जो किंग है वो जाता है कहाँ, हंटिंग के लिए जाता है अक्सर। वो ऑफन की बात कर रहे हैं, अक्सर वो हंटिंग के लिए नज़दीकी जंगल में वो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखिए, मार्च नहीं हो सकता है, टूर नहीं हुआ,
टूर अलग चीज़ हो जाता है, टूर पर जाना अलग हो जाता है। जर्नी कोई यात्रा थोड़ी ये कर रहा है जो जर्नी होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप लगा सकते हैं। अगर एक्सपीडिशन का मतलब नहीं पता है तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। वैसे एक्सपीडिशन का मतलब ही होता है आपका अभियान होता है, अभियान या यात्रा भी होता है, बट जर्नी वाला यात्रा नहीं होता, ठीक ना। जो हम कहीं सफर पर जाते हैं जर्नी करने, वो सफर की बात नहीं हो रहा। जर्नी मतलब कहीं सफर पर यात्रा करते वो। यहाँ पर एक्सपेडिशन की बात हो रहा है, यानी अब क्या होता है, अभियान की बात कर रहा है। कि यहाँ पर जो बोल रहा है ना आपका कि द किंग ऑफन वेंट ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन इन द नियर बाय फॉरेस्ट, वो नज़दीकी के जंगल में जो किंग है अक्सर हंटिंग करने के लिए, यानी कि हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए, शिकार के अभियान पर जाता है, अक्सर अभियान पर जाता है। यानी कि एक्सपेडिशन का मतलब ही अभियान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे इरेज कर लेते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। 37 नंबर सवाल जो है, द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, यानी प्राचीन भारतीय टेक्स्ट के बारे में कह रहा है। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट डैश ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बिंग्स, टू बी एनिमेट बिंग्स। देखिए ट्रीज और प्लांट्स, पेड़ पौधों को टू बी एनिमेट बिंग्स हम क्या मान रहे हैं, एनिमेट बिंग्स यानी कि एक तरह से सजीव मान रहे हैं। एनिमेट बिंग्स मान रहे हैं किसको, देखिए गौर से पढ़िएगा, ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बिंग्स, यानी कि हम पेड़ पौधे को क्या मान रहे हैं, एनिमेट बिंग्स यानी सजीव मान रहे हैं। डैट शुड नेवर बी हार्म्ड, इसलिए हमें चाहिए कि उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये बता रहा है। इसका देखिए कभी भी एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करना होता, बल्कि पूरी पूरी भाव अर्थ समझना होता है सेंटेंस का, जिससे हम इसका थीम को समझ सके और राइट आंसर बता सके। देखिए यहाँ पर सवाल में साफ बोल रहा है कि द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डैश ट्रीज एंड प्लांट्स टू बी एनिमेट बीइंग्स दैट शुड नेवर बी हार्म्ड, यानी कि ट्रीज और प्लांट्स को एंशिएंट प्राचीन इंडियन टेक्स्ट में पेड़ पौधों का क्या माना है, एनिमेट बिंग यानी ह्यूमन बिंग्स माना है, ह्यूमन एनिमेट बिंग्स यानी कि सजीव माना है, सजीव निर्जीव ने सजीव माना है। इसलिए हमें इससे हार्म्ड नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो क्या माना है, माना है तो क्या माना है हम लोग, तो माने हैं इसके लिए क्या एक्सट्रैक्ट होगा, नहीं इंस्पेक्ट होगा, नहीं रिफ्लेक्ट होगा, नहीं मानना क्या था, कंसीडर हम लोग किए, कंसीडर मतलब ही मानना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं ना कि इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कंसीडर ट्रीज एंड प्लांट्स टू क्या बोला है, टू बी एनिमेट बिंग्स, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं पेड़ पौधे को कि ये सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंसीडर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये तो इजी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि सवाल पूरा दिख सके। ऊपर कर लेते हैं, 38 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे। चलिए यहाँ पर 38 नंबर सवाल आपको दिया हुआ है कि द ट्रैक मैनेजर डैश डैट द ट्रैकर्स रेस्ट फॉर अ व्हाइल बिफोर द क्लिम्ब या क्लाइम। देखिए क्लिम्ब यानी क्लाइम करने से पहले ट्रैकर्स को रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ट्रैक मैनेजर जो है, ट्रैक मैनेजर जो है क्या, ट्रैकर्स रेस्ट फॉर वाइल बिफोर द क्लिम, यानी कि चढ़ाई करने से पहले ट्रैक मैनेजर जो है ना, चढ़ाई करने से पहले ट्रैकर्स को रेस्ट करने के लिए, कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, रेस्ट करने के लिए कह रहा है। जब रेस्ट करने के लिए कहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उससे कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी है दिया जा रहा है जो इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। हमें इन्फॉर्मेशन कब होता है, जब हमें कोई आदमी हमें कोई जानकारी दिया, उस जानकारी को हम किसी और को जानकारी देंगे तो उसे इन्फॉर्म्ड कहा जाएगा, इसलिए सी नहीं होगा। यहाँ पर वार्ड हम थोड़ी कर रहे हैं, वार्निंग तो नहीं दे रहे, वार्ड नहीं ना कर रहे, इसलिए बी भी नहीं होगा। देखिए आप या तो टोल्ड में फंसिएगा कि यहाँ पर बोला है द ट्रैक मैनेजर डैश डैट द ट्रैकर्स रेस्ट फॉर अ वाइल बिफोर द क्लिम, चढ़ाई से पहले रेस्ट करने की बात बताया जा रहा है ट्रैक मैनेजर। तो आप टोल्ड में टोल्ड मारिएगा, और नहीं तो कुछ बच्चा इंसिस्टेड मारेगा, इंसिस्टेड मारेगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इंसिस्टेड ही हो जाएगा। इंसिस्टेड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए संकेत दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है आपको, ठीक ना। यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं, टोल्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं, हम उसे कुछ कह नहीं रहे, कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, टोल्ड नहीं होगा। द ट्रैक मैनेजर
insisted that the trackers rest for a while before the claim, यानी कि थोड़ी देर आराम करने के लिए कह रहा है, क्लाइम से पहले उसे आग्रह कर रहा है कि आप लोग थोड़ा देर आराम कर लिए। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैनेजर है तो वो एकदम पूरा ऑर्डर ही देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर बेस्ट आपका हो जाएगा इंसिस्टेड हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा। एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा, यानी कि फेमिन मतलब होता है अकाल, फेमिन मतलब क्या होता है, अकाल होता है, ठीक ना। फेमिन का अर्थ होता है आपका अकाल। अब यहाँ पर बोला कि मिलियंस ऑफ पीपल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा, ओडिशा के जो अकाल के दौरान मिलियंस ऑफ पीपल क्या हुआ, देखिए कोलैप्स हो गया, क्या डैमेज्ड हो गया, देखिए कोलैप्स नहीं हो, कोलैप्स में ढह जाना होता नहीं होगा, डैमेज्ड हो गया नहीं होगा। या तो आप हंगर्ड या आप बी या डी में जाएंगे, स्ट्रैप्ड में जाएंगे या हंगर्ड में जाएंगे। आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि आंसर हंगर्ड हो जाएगा, बट हंगर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी आपको हम समझाते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रैप्ड, राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैप्ड ड्यूरिंग द एक्यूट फेमिन ऑफ ओडिशा, ओडिशा के अकाल के दौरान मिलियंस ऑफ पीपल क्या हुआ, मिलियंस ऑफ पीपल आपका भूखा रहा। स्ट्रैप्ड का मतलब ही होता है भूखा, भूखा, स्ट्रैप्ड का मतलब ही होता है भूखा। यहाँ पर बेस्ट आपका स्ट्रैप्ड ही होगा, हंगर्ड नहीं होगा, ठीक ना। हंगर्ड आपका नहीं होगा, आपका स्ट्रैप्ड ही सबसे बेस्ट होगा। जब स्ट्रैप्ड है तो स्ट्रैप्ड ही आपका सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि स्ट्रैप्ड मतलब ही आपका होता है भूखा होता है, ठीक ना, कि जो लोग है वो भूखा है, मिलियंस ऑफ पीपल भूखा रहे उस दौरान। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, 40 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। सवाल है कि आई एम श्योर डैट माई सीड्स, आई एम श्योर डैट माई सीड्स डैश बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, एकदम गौर से पढ़िएगा। यहाँ पर एक ग्रामर की बात आया है यहाँ पर। अब तक तो हम लोग वोकैब देखते थे, यहाँ पर थोड़ा ग्रामर भी देखने को मिला है। चलिए आपको एग्जाम में ना अगर फिल इन द ब्लैंक सवाल आता है तो उसमें से एक दो सवाल ग्रामर भी रहेगा, एक दो सवाल वोकैब बेस्ड भी रहेगा, क्योंकि ऐसा ही आपको एसएससी के एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ सब में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 40 नंबर का सवाल, जो बोला है कि आई एम श्योर दैट माई सीट्स डैश बाय नेक्स्ट वीक, तो ग्रो, देखिए आई एम श्योर डेट माई सीट्स, यहाँ पर क्या होगा, आर ग्रोइंग होगा, क्या देखिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक किसको दर्शा रहा है, फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। जब फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विल ग्रो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विल ग्रो, यानी आई एम श्योर डेट माई सीट्स विल ग्रो बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका विल ग्रो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको यहाँ भी मिलेगा वीडियो के माध्यम से, वहाँ उसका आपका ओरिजिनल पीडीएफ भी मिलता है, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त स्वस्थ रहिए और लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।